हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर जल्दी ही जुलाई में होने वाला है, बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। तो आज हम करेंगे सीजीएल 2022 का टीयर 2 के अंदर जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 4 शिफ्ट में टीयर 2 हुआ था, तो 4 शिफ्ट के अंदर जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे हम वो करेंगे। ठीक है, बहुत इजी वाले जो क्वेश्चंस थे, लाइक 25 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट में, तो जो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस थे उनको हमने स्किप कर दिया है। जो मेन क्वेश्चन थे हमने बस उन्हीं को रखा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम करेंगे 2 मार्च 2013 का। 2 को हुआ था, फिर एक 3 तारीख को हुआ था, फिर 6 और 7, ऐसे 4 दिन 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो हम एक एक करके एक को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ एंड नोट करो। एंड हर बार मैं बोलती हूँ कि अगर आप नोट्स को रिवाइज नहीं भी करते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन। अगर आप नोट करो, जब आप नोट करोगे, कानों से सुनोगे, हाथों से लिखोगे, आंखों से देख रहे हो, तो आपको ज्यादा वो आपके टर्म के लिए वो आपके दिमाग में रहेंगे वो क्वेश्चंस। आप उसको रिवाइज नहीं भी करोगे चलेगा, बट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब आप सुन रहे हो तो लिखो। एंड बाद में जब आपको रिवीजन करनी है तो बस आप स्पीड बढ़ा के इसको कान में ब्लूटूथ या डीपी लगा के उसको सुन सकते हो। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्च 2023 में जो सीजीएल 2022 का टीयर 2 हुआ था उसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which scientist suggested that the magnet also exert an equal and on the force on the current carrying conductor? So अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसने 12th क्लास में पढ़ा होगा एम्पियर्स लॉ, राइट? सो वहां से ये नाम आता है एंड्रयू मैरी एम्पियर। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि मैग्नेट के पास भी होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, ये कोई रॉड है, करंट है इसके अंदर, तो इसके पास भी मैग्नेट जो है उसके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होता है। ये हमारा कंडक्टर है अगर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was India's rank in the Asia Pacific Personalized Health Index released by Economist Intelligence Unit in January 2021? क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप है क्योंकि ये टीयर 2 का है, पहली बार हुआ था। तो घबराना नहीं है, आप बस तैयारी करो अपनी अच्छे से एंड कोशिश करो कि अब से, जब हम पहले पढ़ते थे तो क्या करते थे, वन लाइनर कर लेते थे, बस एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद करते थे। तो अगर आप कोई ऐसी न्यूज लग रही है कि हाँ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो उस न्यूज को थोड़ा डिटेल में पढ़ो, राइट? क्या आजकल स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कब रिलीज हुआ था, इसमें कौन कौन बेनिफिशियरी है, या किस किस को इससे बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या, मतलब 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है या कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आप न्यूज को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। दूसरा है इंडियाज रैंक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के अंदर, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में रिलीज किया, जनवरी में रिलीज किया था। तो इंडिया की रैंक है इसके अंदर 10th नंबर की। नेक्स्ट है 4 सीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर टोटल 4 सीजन होते हैं, मतलब मौसम होते हैं। नाम बताना, मौसम के नाम बताना है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से था, आई थिंक कि 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा वाला इंडिया के अंदर सीजन नहीं है, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है। सो पहला है हॉट वेदर सीजन, जो कि मार्च से मई तक होता है। मार्च से मई तक हमें पता है हॉट वेदर होता है, एंड इसी वजह से मई तक के आसपास छुट्टियां पड़ जाती है स्कूल की, एंड अब सारी चीजें आगे आगे खिसकती जा रही है। तो जो गर्मियों का सीजन है वो मई जून तक खिंच जाता है। साउथ वेस्ट है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो कि जून से सितंबर तक होता है बारिश। नेक्स्ट कोल्ड वेदर सीजन होता है दिसंबर से फरवरी तक, जब सेंटा क्लॉज आते हैं तो कोल्ड वेदर सीजन हो जाता है। एंड नेक्स्ट है रिट्रीटिंग मॉनसून, अक्टूबर से नवंबर तक रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। तो ये 4 सीजन होते हैं, हॉट एंड कोल्ड, फिर साउथ वेस्ट एंड रिट्रीटिंग, 2 मॉनसून के सीजन। तो ये होते हैं 4 इंडिया के सीजन्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमारा क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंट रिटायर होते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला है, ही और शी विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन ऑफ 2.5 लाख। 2.5 लाख मंथली पेंशन मिलती है। अगला है, he or she is entitled to a secretarial staff comprising a private secretary, personal assistant,
additional private secretary and 2 peons, office expenses up to 1 lakh per month. बहुत सारी चीजें हैं. Next, she is also entitled for free highest class travel any एक पर्सन के साथ रेल के थ्रू, एयर के थ्रू या फिर स्ट्रीट. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. याद रखना है पेंशन कितनी मिलती है 2.5 एंड बहुत सारे असिस्टेंट हेल्पर पियोन मिलते हैं प्लस जो भी ऑफिस का एक्सपेंस होता है उसके लिए 1 लाख का खर्चा पर एनम, पर मंथ नहीं पर एनम. एंड लास्ट है हमारा कि एक पर्सन के साथ वो एयर के थ्रू, रेल के थ्रू या स्टीमर के थ्रू कहीं पे भी हाई क्लास ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म expenses, capital expenses, construction of school building. So long term investment होता है जिसको हम capital expense कहते हैं. तो 4 ऑप्शन थे उसमें से हमें सिलेक्ट करना था, तो आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स. क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, सदियों सदियों तक हमारा जो स्कूल की बिल्डिंग है वो ऐसे ही रहेगा और उससे हम आगे जाके और कैपिटल जो है और जो पैसे हैं वो बना सकते हैं. सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंस. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंजेस टू अटल पेंशन योजना स्कीम. सो अटल पेंशन योजना स्कीम में चेंजेस हुए थे, उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछा था. सो अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया who is or has been an income tax payer shall not be eligible to join अटल पेंशन योजना स्कीम आफ्टर 1 अक्टूबर 2022. तो ऐसा कोई पर्सन जो कि इनकम टैक्स पेयर रह चुका है तो वो अब अटल पेंशन योजना के अंदर अप्लाई या एलिजिबल नहीं होगा इसमें आगे लिए करने के लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई इनकम टैक्स पेयर है, पैसे पे करता है, इनकम टैक्स देता है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि उसकी सैलरी अच्छी होगी. सैलरी अच्छी है तो उसको पेंशन की योजना, पेंशन की जरूरत क्या है. नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द एस्टिमेट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. सो सबसे पहली बार एस्टिमेट कमिटी कब बनी थी? 1950 में बनी थी. और एस्टिमेट कमिटी का काम क्या होता है? एक्सपेंडिचर या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है उसका ध्यान रखना, किधर से पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है, कौन सी स्कीम में कितना लग रहा है, इन चीजों को ध्यान रखना. तो एस्टिमेट कमिटी कब बनी थी? 1950 में, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, एनफोर्स किया था. नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में किस किस को मिले हैं? मैचिंग की फॉर्म में था ये क्वेश्चन. सो अर्जुना अवार्ड मिला है सीमा पुनिया को. द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर वाला मिला है जीवानजोत सिंह तेजा को. एंड द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम का मिला है दिनेश जवाहर लाल को. सॉरी आई थिंक ये लाड है, आई एम नॉट श्योर. नेक्स्ट द्रोणाचार्य ओके इट्स ध्यानचंद अवार्ड अश्विनी अकुल. ठीक है. अगला, what do you call the type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor? So हमारे ऐसे ड्रग्स जो कि रिसेप्टर्स के लिए मैसेंजर होता है उसकी मिमिक्री करता है, मतलब वो एग्जैक्ट वहां पे अटैच होने वाला नहीं है बट वो मिमिक्री करके वहां पर जाके जो भी उसकी रिसेप्टर साइट है वहां पे जाके बाइंड कर लेता है और चेंज कर देता है कुछ कुछ. तो ऐसे वाले ड्रग्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? सो एगोनिस्ट कहते हैं इनको. नेक्स्ट है कंपोज तबाकत नसीरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड तो मिनहाज उस सिराज. सो तबाकत नसीरी दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने बनाया था, ये किसने इसको कंपोज किया था? तो मिनहाज उस सिराज ने किया था. ये क्या है? एक बुक है. तबाकत ई नसीरी क्या है? एक बुक है जिसके कंपोजर कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है? तो मिनहाज उस सिराज. Next is what is constituted under Article 280 of the Constitution of India Finance Commission. So Article 280 के अंदर क्या आता है? हमारा फाइनेंस कमीशन आता है, ध्यान रखना है ये बात. अगला है विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग टू वुंड्स. यस, विटामिन के जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दिस विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट्स एंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन योर बॉडी देन हमें पता है कि वुंड्स होंगे, वुंड्स के अंदर से ब्लीडिंग होती है. सो ब्लीडिंग होती ही रहेगी. प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करके ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना. तो अगर विटामिन के है तो जो भी वुंड से घाव है, जख्म है, उनमें से खून बहता रहेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. भीमबेटका, a noted site of the Paleolithic period, located it.
सो भीमबेटका जो है ये कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना है। एंड ये कौन सी साइट है, पेलियोलिथिक पीरियड की एक साइट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9th November 1967, दिस इज करेक्ट वन। एंड देन द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन राजस्थान, कॉपर की फैक्ट्री है मान लो, तो ये के अंदर, ये राजस्थान के अंदर, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, गलत वाली हमने लिखी नहीं है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कितने सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, so इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जब आप पढ़े तो क्वेश्चंस को डीप में पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यस, तो हमने पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पर भी, एंड जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है उस पर भी डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी पहचाननी थी, इट वाज क्रिएटेड इन 2005। सो हमारा जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है ये कब बनाया गया था, तो 2005 में बनाया था इसको। And 75% of its annual income was to be used for schemes promoting health, education and employment. 75% जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का, इसका कहाँ पर जाना था, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स के अंदर लगाना था। और कब बनाया इसको, 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट वाली। सो हाँ, इसके बाद 3 मार्च के शुरू है तो हम यहीं तक करेंगे। सो फर्स्ट है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। यस, रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से दिसंबर में हम लगाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, अप्रैल से जून में। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई, मतलब हम सोते हैं, बीज बोते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और फिर अप्रैल से जून के अंदर हम उसकी काट के छटाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग रबी इन इंडिया आर पैडी, मेज, ग्राम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। ये है हमारे इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स, पैडी, मेज, ग्राम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। एंड मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को मेरी तरह रबी एंड एक और क्रॉप होती है खरीफ, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स का जो सोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग पीरियड है, इन सारे पीरियड में एंड देन इनके एग्जांपल्स में कंफ्यूजन होती है। सो आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के ऊपर एंड इनके एग्जांपल्स। एक ज़ैद क्रॉप्स भी होती है उसको भी इंक्लूड करेंगे, राइट। सो प्लीज वेट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। Next, question number 18. In which year did Albert Einstein predict a new state of matter, the Bose-Einstein condensate? जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे टीचर्स, बच्चे सब कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आज तक कभी ऐसा पूछा नहीं है। हमारा एक स्टेट होता है Bose-Einstein BEC, बेस्ड ऑन अ क्वांटम फॉर्मुलेशन इसको लाया गया था, मतलब इसका डिस्कवरी हुआ था किसने, तो इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। एंड ये कब हुआ था ये पूछा गया है, कब इन्होंने ये नया प्रेडिक्ट किया था स्टेट ऑफ मैटर। सो इट वाज प्रेडिक्टेड इन 24, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897, सो इट वाज thiamine, राइट, thiamine, दैट इज B1। सो सबसे पहला विटामिन जो कि वो B हुआ था, सो वो B1 विटामिन था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। We have discussed all the SSC, CGL, Tier 2 GK questions that were asked in on 2nd of March 2023, right? I hope everything is clear. So आपने इन सारी चीजों को नोट भी किया होगा। अब आप इसको, अब वीडियो एंड होने वाली है तो एक बार फटाफट से आप ऊपर से नीचे तक रीडिंग कर लो, एक बार रीडिंग कर लो एंड देन कॉपी बंद करना, एंड जब कभी भी टाइम मिले वापस से पन्ने पलट के इसको देख सकते हो, ओके। So I hope everything is clear, and इसके बाद हम
नेक्स्ट करेंगे 3 मार्च का, देन 6 का, देन 7 का। ठीक है, एक एक करके हम जो भी हमारे क्वेश्चन हम सबको डिस्कस कर लेंगे। सो अभी के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई मिस्टेक लगती है वो भी बता सकते हो। अगर लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो भी इंक्लूड करो। कुछ कमी लग रही है वो भी बताओ। कोई चीज अच्छी लगी है तो वो भी आप बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट शो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज वेट, लाइक बहुत जल्दी अगली वाली शिफ्ट हम लेके क्वेश्चन हम लेके आएंगे। सो बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर, विल मीट सून।